हेलो एवरीवन, दिस इज रोडी पांडे। इंग्लिश पेडागोजी में ये हमारा 7th ईयर का पीवाईक्यू 8th ईयर का पीवाईक्यू है। बाकी की वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं, बाकी की प्रैक्टिस सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इंग्लिश पेडागोजी पीवाईक्यू सेट ऑफ सीटेट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की सेट ऑफ रूल्स इन द माइंड ऑफ ह्यूमंस इज नोन एज। मतलब चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो मानव मस्तिष्क में जो नियमों का सेट होता है उसको क्या कहा जाता है। जो चॉम्स्की हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट भी कहा जाता है। मॉडर्न लिंग्विस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किस चीज में दिया है? लिंग्विस्टिक्स में दिया है अपना कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी हुई है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले चॉम्स्की कौन है? ये मॉडर्न लिंग्विस्ट के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किस में दिया है? लिंग्विस्टिक्स में दिया है, मतलब भाषावाद में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने थ्योरी जो दी है उसका नाम क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। किस चीज से रिलेटेड है ये थ्योरी? लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इनके अकॉर्डिंग जो मानव मस्तिष्क में, ह्यूमन माइंड में जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्रामर बॉक्स बोलते हैं, या यूनिवर्सल ग्रामर बोलते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड ग्रामर बोलते हैं, या फिर रूल बुक बोलते हैं। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज यूनिवर्सल ग्रामर। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर बोलते हैं। इनके अकॉर्डिंग हर बच्चे में इन्नेट एबिलिटी होती है, या फिर इन्नेट हर एक जितनी भी मतलब पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, हर एक भाषा बच्चा सिंबॉलिक फॉर्म में या किसी न किसी तरीके से सेट ऑफ रूल्स हैं जो अनकॉन्शियसली बच्चे को पता होती है। इसी को यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। किसने? चॉम्स्की ने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज यूनिवर्सल ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लैंग्वेज इज अ सोशल कॉन्सेप्ट। दिस इंक्लूड्स द आइडिया दैट लैंग्वेज इज, जो ये बोला गया है कि भाषा क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट है? सामाजिक कॉन्सेप्ट है। तो ये आइडिया जो है, ये विचार जो है, वो भाषा की किस चीज को इंक्लूड करता है? एक्वायर्ड थ्रू, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा कैसे आई है? एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, या फिर इनहेरिटेड होती है, या फिर भाषा कंडीशनिंग के थ्रू सीखा जा सकता है, या फिर भाषा जो होती है वो हर एक बच्चे की इननेट कैपेसिटी होती है, मतलब कि उसको जन्म से ही पहले से ही मिली हुई है, उसके अंदर पहले से ही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। भाषा क्या है? सामाजिक कॉन्सेप्ट है। ये किस लिए कहा गया है? क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहां पे पियर्स और टीचर्स, पियर्स मतलब जो साथ के सहपाठी होते हैं उनको पियर्स बोलते हैं। पियर्स और टीचर्स, इन दोनों से सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चे भाषा को सीखते हैं। तो क्या हो गया? दिस इंक्लूड्स द आइडिया दैट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब भाषा का जो अर्जन है, भाषा अर्जन के बिहेवियरिस्ट थ्योरी से, व्यवहारवादी वाली जो थ्योरी है, वो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिलेटेड नहीं है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर एम्प्टी वेसल, या फिर ट्रायल एंड एरर, या फिर सोशल इंटरेक्शन। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में ये सारी चीजें आती हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके बारे में स्किनर ने बोला है। ट्रायल एंड एरर, इसके बारे में थॉर्नडाइक ने बोला है। थॉर्नडाइक ने, इन सब ने कहा था कि लर्निंग जो है, या फिर जो सीखना होता है भाषा का, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर ट्रायल एरर, इन सब से सीखा जा सकता है। तो कौन सा चीज है जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी में नहीं आती है? वो आती है सोशल इंटरेक्शन में। ये किस तरीके की थ्योरी है भाषा की? ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी
ऑफ लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट सपोर्ट्स दैट लैंग्वेजेस, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग भाषा क्या है? इननेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की इननेट कैपेसिटी होती है, मतलब उसके अंदर पहले से ही होती है, उसको सीखने की जरूरत नहीं होती है। या फिर कॉग्निटिव थ्योरी में कहा गया है जो भाषा है वो रिवार्ड और पनिशमेंट से सीखी जाती है, ये भी गलत है। ये किसमें कहा गया? ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी में बोला गया है। किसने बोला है? बिहेवियरिस्ट थ्योरी में ये बोला है स्किनर ने। या फिर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद इन द सोसाइटी, मतलब कि समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीखी जाती है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में आती है। ये किस में आएगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में आएगा, ना कि कॉग्निटिव थ्योरी में आएगा। फोर्थ है डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बिफोर वर्बलाइजिंग इट, मतलब उसको वर्बल फॉर्म में लाने से पहले क्या करता है बच्चा? अपने माइंड में ही उस चीज को, मतलब उसको हर एक कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में ही बना लेता है, उसके बाद उसको वर्बलाइज करता है। तो ये चीज बोली गई है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में। कॉग्निशन मतलब क्या होता है? कॉग्निशन, कॉग्निशन वर्ड संज्ञानात्मक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है या फिर ब्रेन से रिलेटेड है। और ब्रेन ही क्या करता है? किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से आती है? ब्रेन से आती है। तो इसी लॉजिक से क्या हो गया हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे यही तो कहा गया है कि डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात आ रही है, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? ये ब्रेन से रिलेटेड है, और जब ब्रेन से रिलेटेड है तो ये क्या हो गया? कॉग्निशन में आ जाएगा। इसलिए कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा गया है कि जो भाषा है वो किस पर डिपेंडेंट होती है? डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड्स, बच्चों के ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बिफोर वर्बलाइजिंग इट, बोलने से पहले, उसको वर्बलाइजिंग फॉर्म में लाने से पहले बच्चा क्या करता है? कॉन्सेप्ट को समझता है पहले, इसी चीज पर भाषा डिपेंड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एमरजेंट लिटरेसी, इसमें से क्या है जो एमरजेंट लिटरेसी से रिलेटेड नहीं है? सबसे पहले समझ लेते हैं एमरजेंट लिटरेसी होती क्या है। एमरजेंट लिटरेसी जो है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है। किस चीज को कॉन्सेप्चुलाइज करता है ये? कॉन्सेप्चुलाइजिंग व्हाट? अर्ली राइटिंग एंड रीडिंग। जो शुरुआती लिखना या फिर पढ़ना सीखा जाता है, या फिर शुरुआती जो लिखने और पढ़ने की बेसिक स्किल्स डेवलप की जाती हैं, उसी को एमरजेंट लिटरेसी कहा जाता है। बच्चे स्कूल में जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले जो राइटिंग और रीडिंग की या फिर भाषा की बेसिक स्किल्स का डेवलपमेंट करते हैं या फिर बेसिक स्किल्स की नॉलेज गेन करते हैं, उसी को एमरजेंट लिटरेसी कहते हैं। अब इसमें से कौन सा है जो एमरजेंट लिटरेसी से रिलेटेड नहीं है? अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिंट कैरी मीनिंग, ये रिलेटेड है। अर्ली फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ये भी रिलेटेड है। बेसिक अल्फाबेट नॉलेज, ये भी रिलेटेड है। जो नोट मेकिंग है वो एमरजेंट लिटरेसी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जब प्रॉपर लिटरेसी आ जाती है उसके बाद नोट मेकिंग का काम होता है। नोट मेकिंग ये फर्स्ट स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज होती है। इसको प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं। नोट मेकिंग को प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है। और नोट मेकिंग मतलब मेनली होता क्या है? जब कोई भी, मतलब अलग अलग सोर्सेस से कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, उस स्पेसिफिक टॉपिक को अलग अलग सोर्सेस से देख करके, उन सोर्सेस से जो उसके कीवर्ड्स हैं या फिर उसकी जो मेन आइडिया है, उसको पहली चीज सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उसको लिखना या फिर समराइज करना।
ये इतना करने के बाद जो लिखने की नोट मेकिंग की प्रैक्टिस की जाती है उसको नोट मेकिंग कहा जाता है। ये पहली स्टेज होती है जिसको प्लानिंग स्टेज बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी स्टेज आती है? पहली आएगी आपकी प्री राइटिंग, प्री राइटिंग के बाद आती है राइटिंग, राइटिंग के बाद री राइटिंग, री राइटिंग के बाद एडिटिंग, मतलब कि जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एडिट किया जाता है, एडिटिंग के बाद उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो 1 प्री राइटिंग, सेकेंड राइटिंग, थर्ड री राइटिंग, फोर्थ एडिटिंग और 5 प्रोड्यूस। ये 5 स्टेप्स आते हैं, टोटल 5 स्टेप्स आते हैं। हमारा किसी भी चीज को बुक लिखने का या फिर कोई टेक्स्ट लिखना हो या फिर कोई जो कॉर्नर्स आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स लिखना हो, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहले प्री राइटिंग की जाती है। प्री राइटिंग मतलब अलग अलग सोर्सेज से उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में समझना, जानना, जानने के बाद उसको एनालाइज करना और उसको समराइज करना, ये सब किया जाता है, इसको प्री राइटिंग बोलेंगे। फिर उसके बाद उसको लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से, लिखने के बाद उसको रीराइट किया जाता है, जहां पे मिस्टेक वगैरह उसको वापस से सही किया जाता है, फिर उसकी एडिटिंग की जाती है और लास्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये होता है नोट मेकिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? इनमें से कौन सा है जो इमरजेंट लिटरेसी से रिलेटेड नहीं है? तो नोट मेकिंग है, जो कि इमरजेंट लिटरेसी से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, Which of the following statements is a strategy for developing reading skills? रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जो कि सही है? डेवलपिंग रीडिंग कॉर्नर्स इन द क्लास हेल्प इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। हाँ, अगर क्लास में एक रीडिंग कॉर्नर बना दिया जाए तो ये बच्चों में डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स को डेवलप करेगा। बी है मेकिंग चिल्ड्रंस सिट इन पीरियड्स एंड आस्किंग देम टू डिस्कस अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मतलब कि बच्चों को साथ में बिठा दिया जाए पीरियड्स के बीच में और उसके बाद उनसे कहा जाए वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करें। तो ये रीडिंग स्किल में नहीं आएगा, ये आएगा स्पीकिंग स्किल में, क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये स्पीकिंग स्किल में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट है और बी रॉन्ग है। तो ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इंसिडेंटल वोकैबुलरी लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन चिल्ड्रन एक्वायर वोकैबुलरी थ्रू। मतलब कि इंसिडेंटल वोकैबुलरी लर्निंग जो है वो बच्चों में किस तरीके से आती है? बाई लिसनिंग टू बुक्स रीड अलाउड टू देम। बुक्स को मतलब लिसनिंग नहीं होगा, लिस्टिंग होगा यहाँ पे। बुक्स की लिस्ट बना लो, लिस्ट बनाने के बाद उसको तेज तेज पढ़ के, या फिर टीचिंग वर्ड लर्निंग स्ट्रेटेजीज इन आइसोलेशन, अलग से टीचिंग वर्ड लर्निंग स्ट्रेटेजीज को पढ़ के, या फिर टीचिंग स्पेसिफिक वर्ड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट कंटेनिंग द वर्ड्स। ऐसा कोई टेक्स्ट जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हों, उनको समझ के उनके स्पेसिफिक वर्ड्स को समझना, इस तरीके से टीचिंग करा करके इंसिडेंटल वोकैबुलरी लर्निंग को डेवलप किया जा सकता है या फिर एक्वायर किया जा सकता है। या फिर बाय मेकिंग देम लर्निंग मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड सेलेक्टेड बाय टीचर, टीचर के द्वारा जो नए वर्ड सेलेक्ट किए गए हैं उनकी मीनिंग्स को समझ करके किया जा सकता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इंसिडेंटल वोकैबुलरी लर्निंग में क्या होता है, अपने आप से जब तेज तेज बुक्स को पढ़ करके सीखा जाता है और उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्ड की मीनिंग अपने आप समझ में आ जाए, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ में आ जाए, या फिर ग्रामर के कोई रूल है जो समझ में आ जाए, तो इस तरीके से क्या हो गया? इंसिडेंटल वोकैबुलरी अंदर डेवलप हो गई। ठीक है, कोई लाइन दी हुई है, उसका कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट जो है, किस संदर्भ में वो चीज बोली जा रही है, हमको समझ में आ गया, तो उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उस वर्ड की मीनिंग अगर नहीं भी आ रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी जो मीनिंग होगी वो क्रिएट करके उसकी मीनिंग को हम समझ सकते हैं। तो क्या हो गया? उस वर्ड की वोकैबुलरी जो है वो याद हो गई, समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया? इंसिडेंटली या फिर इंसिडेंटल वोकैबुलरी लर्निंग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। दूसरी चीज, जो वोकैबुलरी है इस पर कभी भी कोई मास्टरी नहीं पा सकता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है, वोकैबुलरी लर्निंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलती है। पूरी लाइफ डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो हर रोज कितने वर्ड्स सीख रहा है
या फिर हर रोज कितनी ज्यादा चीजों को रीड कर रहा है, तो ये थ्रू आउट द लाइफ चलती है, थ्रू आउट द लाइफ वोकैबुलरी लर्निंग होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऑडियंस एंड पर्पस ऑफ राइटिंग आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग विच स्टेज इन द प्रोसेस राइटिंग अप्रोच। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्री राइटिंग ही होती है, जिसमें कि ऑडियंस कैसी होगी, मतलब किस तरीके के दर्शक के लिए हमको लिखना है या फिर किस उद्देश्य से चीजों को लिखना है, इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है जिस स्टेज में, उसको बताना है राइटिंग अप्रोच की वो किस स्टेज में आता है, तो वो हमारा प्री राइटिंग में आता है। ये पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है राइटिंग की, फर्स्ट स्टेज राइटिंग की, जिसको इनिशियल स्टेज पहले आपको एक्सप्लेन ही किया हुआ, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इनिशियल स्टेज भी कहते हैं इसको। इसमें 5 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज होती है प्री राइटिंग की, सेकेंड हो जाएगी राइटिंग की, थर्ड हो जाएगी री राइटिंग, फोर्थ हो जाएगी एडिटिंग और लास्ट हो जाएगी प्रोड्यूस। इस तरीके से 5 स्टेजेस होती हैं जो कि हमारी राइटिंग अप्रोच की प्रोसेस में आती हैं। तो इसका जो ऑडियंस और पर्पस जो डिसाइड किया जाता है, राइटिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है, वो प्री राइटिंग में ही किया जाता है। शुरुआत में ही लिखने के पहले ही सोच लिया जाता है कि किस तरीके के ऑडियंस के लिए लिखा जा रहा है या फिर किस उद्देश्य के साथ लिखा जा रहा है, इसको आइडेंटिफाई जो करने की स्टेज होती है उसी को प्री राइटिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, phonemic awareness refers to ability to establish relation between phonemes and graphemes या फिर ability to identify and manipulate phonemes in spoken words। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फोनीम्स क्या होते हैं? फोनीम्स क्या होते हैं? ये कंबाइन होकर के सिलेबल्स या फिर वर्ड्स बनते हैं। फोनेमिक अवेयरनेस क्या होती है? बच्चों को, मतलब वो स्टेज होती है जो कि बच्चों को रीडर बनने के लिए डेवलप करती है, रीडर बनने के लिए डेवलप करती है। फोनेमिक अवेयरनेस मतलब क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट है, अगर उसको रीड कर रहे हैं तो रीड करके उसकी मीनिंग समझ के उस लाइन को रीड करना, इसी को फोनेमिक अवेयरनेस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी। इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी इनमें से कौन सी है? रीडिंग इज डिकोडिंग द मीनिंग ऑफ लेटर्स और वर्ड्स इन द टेक्स्ट, या फिर रीडिंग इज अनकॉन्शियस थिंकिंग प्रोसेस, या फिर रीडिंग इज अप्लाइंग पियर्स नॉलेज टू रिकंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, या फिर रीडिंग इज जस्ट द एबिलिटी टू ज्वाइन द साउंड्स ऑफ वर्ड्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों हो जाएगा? सेकंड था कि जो रीडिंग है वो अनकॉन्शियस थिंकिंग प्रोसेस है, मतलब रीड करते चले जा रहे हैं, अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, रीडिंग ये नहीं है। रीडिंग क्या होती है? अप्लाइंग पियर्स नॉलेज, मतलब जिस मीनिंग के साथ टेक्स्ट को लिखा गया है उस मीनिंग को छोड़ करके जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करके उसको रीड करें, ये भी गलत है। जिस कॉन्टेक्स्ट में चीज को लिखा गया उसी कॉन्टेक्स्ट में तो पढ़ना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसमें कहा गया है बस केवल एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि वर्ड्स को मिला करके किस साउंड के साथ बस उसको ज्वाइन करके पढ़ लेना, यही रीडिंग होती है, तो ये भी गलत है। रीडिंग का मतलब क्या होता है कि उस टेक्स्ट में जो लेटर्स या वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको उस मीनिंग के साथ डिकोड करके सेंटेंसेस को पढ़ते जाना, ये रीडिंग है। रीडर क्या करता है? एज इट इज जो लिखा है उसको पढ़ते हुए नहीं जाता है, बल्कि हर एक वर्ड, हर एक लेटर जो एक्सप्लेन करना चाहे, जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसकी मीनिंग को समझते हुए रीड करता है। तो रीडिंग, इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जो भी लेटर्स या वर्ड्स पढ़ रहे हैं किसी भी टेक्स्ट में, उसकी मीनिंग को डिकोड करते हुए पढ़े, यही रीडिंग की इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन अ गुड ऑल सेंटेंसेस वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द मेन आइडिया, मतलब जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हर सेंटेंस साथ में मिल करके एक
जिस मतलब मेन विचार के साथ या मेन आइडिया के साथ, मेन पर्पस के साथ उस पूरे चीज को लिखा गया है, उसको समझ पाना। तो ये किस में होता है? ये ड्राफ्ट में होता है, या फिर पैराफ्रेज में, या फिर एडिटिंग में, या फिर पैराग्राफ में। ये होता है पैराग्राफ में। पैराग्राफ मतलब ये नहीं होता है कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस से होकर के हमारा एक पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ है, कितना हमारा पैराग्राफ या फिर पैराग्राफ बना है। तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस मैटर नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हर एक सेंटेंस एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, यूनिटी के साथ जुड़े होते हैं, और पूरे जितने भी सेंटेंसेस हैं, 10, 15 या फिर 16 जितने भी सेंटेंसेस हैं जो पैराग्राफ मिलकर के बनाए हैं, हर एक सेंटेंस क्या करेंगे, कोई ना कोई एक मेन आइडिया या मेन कॉन्सेप्ट जो है उसको बताएंगे। पूरा पैराग्राफ से पढ़ने के बाद जो मेनली किस चीज के बारे में बताया गया है ये हमको समझ में आता है। तो गुड पैराग्राफ वो पैराग्राफ हुआ जिसमें हर एक सेंटेंसेस मिल करके जो उसका मेन आइडिया है उसको बताते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हेन अ पर्सन रीड्स एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर टू लुक फॉर जॉब वैकेंसी। कोई भी पर्सन अगर न्यूज़पेपर में जॉब वैकेंसी के लिए बस केवल देख रहा है, जॉब वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए देख रहा है, तो वो क्या हुआ? टेक्स्ट स्कैनिंग कर रहा है, या फिर पैराफ्रेजिंग कर रहा है टेक्स्ट की, या फिर स्किमिंग कर रहा है टेक्स्ट का, या फिर नोट मेकिंग कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है टेक्स्ट को। जब भी टेक्स्ट को हम बस केवल ग्लैंस थ्रू करते हैं, बस केवल एक झलक देख करके जो हमको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको ढूंढ रहे होते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जब किसी टेक्स्ट में ग्लैंस थ्रू किया जाता है, मतलब कि एक बार बस केवल झलक बस केवल देखी जाती है पूरे टेक्स्ट की, तो उसको स्कैनिंग ऑफ द टेक्स्ट कहते हैं। डिक्शनरी में भी हम लोग क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं टेक्स्ट की। कोई पर्टिकुलर मीनिंग चाहिए होती है तो पूरे पेज में हम हर एक वर्ड नहीं देखते हैं, जिस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में हमको ढूंढना है, मीनिंग ढूंढनी है, बस उसी को स्कैन करके और ढूंढ के उसी की मीनिंग देख लेते हैं। तो ये हो गया स्कैनिंग। डिक्शनरी में होता है, कैटलॉग्स भी होते हैं जिसमें स्कैनिंग ही की जाती है। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया स्कैनिंग ऑफ द टेक्स्ट। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जब एक झलक पूरे टेक्स्ट को देख लिया जाता है तो उसको स्कैनिंग द टेक्स्ट कहते हैं। और कोई पर्सन पूरे पेपर में सिर्फ जॉब वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए देख रहा है तो क्या कर रहा है? सारे टेक्स्ट को बस केवल स्कैन कर रहा है, जो उसकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बस उसको ढूंढ रहा है। तो जब कोई अपना नाम ढूंढना हो या फिर डेट देखनी हो, तो ये सारी चीजें देखने के लिए क्या करते हैं? हम टेक्स्ट को बस केवल स्कैन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए इसमें से कौन सा सही है? लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस थ्रू रीडिंग ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स ओनली। केवल टेक्स्ट बुक पढ़ने से लैंग्वेज लर्निंग या फिर भाषा को हम सीख सकते हैं, गलत है। लैंग्वेज लर्निंग एक्सेलरेट इन प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। इसको देखते हैं। जब प्रिंट रिच एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया? जिस भाषा को सीखना है उस भाषा को तेजी से सीखने के लिए अगर जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट पे उसी से रिलेटेड पिक्चर्स, उसी से रिलेटेड राइम्स, उसी से रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हों, आते जाते उस पर नजर पड़े, उसको डिकोड करने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा? भाषा को सीखेंगे। मतलब भाषा सीखना एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी भाषा सीखने की बढ़ रही है। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में जब लैंग्वेज लर्निंग एक्सेलरेट होती है तो वो भाषा सीखने के लिए सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब जब प्रिंट रिच एनवायरनमेंट मिलेगा तो इससे क्या होगा? लैंग्वेज लर्निंग एक्सेलरेट होगी। लैंग्वेज लर्निंग स्पेशली होती किस चीज के लिए है? फॉरेन लैंग्वेज बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए, और फॉरेन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉरेन लैंग्वेज समझने के लिए लैंग्वेज लर्निंग की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 की मतलब लैंग्वेज लर्निंग एक्सेलरेट्स इन प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अ लैंग्वेज टीचर आस्क द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th टू राइट अ पैराग्राफ। आफ्टर they finish, the teacher corrects each child's paragraph writing
एंड एनसर्कल्स ग्रामेटिकल एरर्स इन रेड। तो स्ट्रेटेजी ऑफ टीचर इज, मतलब एक भाषा का टीचर है जो कि क्लास 4th के स्टूडेंट से कहता है एक पैराग्राफ लिखने के लिए। जब बच्चे पैराग्राफ लिख लेते हैं तो टीचर क्या करता है, बच्चों के पैराग्राफ राइटिंग को करेक्ट करता है। करेक्ट करने के बाद जो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, जो ग्रामर से रिलेटेड एरर्स होती हैं, उनको रेड कलर से सर्कल कर देता है। तो टीचर की ये वाली स्ट्रेटेजी क्या राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्पफुल होगी, या फिर लैंग्वेज लर्निंग के लिए इनअप्रोप्रिएट है, ठीक नहीं है, या फिर चाइल्ड फ्रेंडली है, या फिर अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए अप्रोप्रिएट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके का जो टीचर की स्ट्रेटजी है वो लैंग्वेज लर्निंग में इनअप्रोप्रिएट है, ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इन लैंग्वेज लर्निंग स्टोरी टेलिंग इज एन इफेक्टिव मीडियम फॉर प्रोवाइडिंग मोरल एजुकेशन। स्टोरी टेलिंग जो है वो किस चीज के लिए इफेक्टिव मीडियम है, किस चीज के लिए इफेक्टिव साबित हो रहा है, मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, या फिर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, या फिर इंगेजिंग द चाइल्ड इन चिल्ड्रेन इन फ्री टाइम। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बच्चे इस तरीके का सीखना क्या हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इंटीग्रेट मैनर। इंटीग्रेट मैनर कैसे, मतलब जब बच्चों को स्टोरी पढ़ाई जाती है या फिर स्टोरी बताई जाती है तो स्टोरी बताने से क्या हुआ, या फिर हम क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइटिंग स्किल्स डेवलप करना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट वो हो रहा है, वो ओवरऑल हो रहा है। मतलब स्टोरी जब पढ़ा रहे हैं तो स्टोरी पढ़ाते टाइम उसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जिनको बच्चे सुन रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही है। इसके अलावा अलग अलग वर्ड्स हैं तो उनकी कुछ ऐसे होंगे जो ग्रामर के रूल्स हैं वो भी उनको समझ में आने लगेंगे। कुछ ऐसे फोनीम्स होंगे जो बच्चों को नहीं पता होगा वो सीख जाएंगे, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सीख जाएंगे, वर्ड्स सीखेंगे तो स्पीकिंग में भी वो चीज आएगी। तो स्टोरी टेलिंग क्या है, इफेक्टिव मीडियम है राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए। लिसनिंग स्किल भी इससे डेवलप होती है, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। ये था हमारा 8th ईयर PYQ ऑफ इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेड। अब 8th ईयर हमारा कंप्लीट हो गया है, या तो हम 9th ईयर करेंगे इसके बाद, या फिर इसके बाद EVS की या फिर मैथ्स की पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।